सभी को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। हम सब जानते हैं कि हर कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी होती है। इंडिया की करेंसी है रुपी। इंडिया में अगर आपको 1 किलो सेब खरीदने हैं और उसका दाम है 60 रुपये, तो आपको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे, आपको रुपी में पेमेंट करनी पड़ेगी। वही सेब अगर आप यूएस मार्केट में जाकर बेचना चाहते हो, वहाँ की करेंसी है डॉलर। तो अगर इंडिया में 60 रुपये का है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस में वो $60 का मिले। दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मान लो सेब का प्राइस यूएस मार्केट में है $1, तो आपने वहाँ पर सेब बेचे, आपको उसके बदले में $1 मिला, वो आप इंडिया वापस लेकर आए। अब यहाँ डॉलर आप खर्च नहीं कर सकते, आपको रुपी चाहिए होगा। यहाँ की करेंसी रुपी है। तो आप बैंक में गए, आप बैंक को बोलते हो कि ये डॉलर ले लो और इसके बदले में मुझे रुपी दे दो। आपने डॉलर के बदले में रुपी ले लिया, उसकी जितनी भी वैल्यू है उस हिसाब से। इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलना। एक करेंसी के बदले में जब हम दूसरी करेंसी ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लो, कभी कभार आम भाषा में हम फॉरेन करेंसीज को भी फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां आपको एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट एक फिजिकल प्लेस हो। ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो ऑनलाइन ही होती हैं। अब मान लो आपके पास इंडियन रुपीज़ है, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो यूएस डॉलर में, या फिर आपके पास यूएस डॉलर है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो यूरो में, या फिर आपके पास पाउंड है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो येन में। ये सारे ट्रांजैक्शन जहाँ होंगी, उस प्लेस को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर आप यहाँ नोट करो तो हर करेंसी को हमने 3 अल्फ़ाबेट में डिनोट करके रखा है। जैसे INR मतलब इंडियन रुपी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हर करेंसी को हम लोग 3 अल्फ़ाबेट्स में डिनोट करते हैं। जैसे इंडियन रुपी है तो पहले 2 शब्द आएंगे कंट्री के नाम से, लास्ट का जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा करेंसी के नाम से। तो IN यानी इंडिया, R से रुपी, USD यूएस डॉलर, GBP मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड। GB मतलब ग्रेट ब्रिटेन, P फॉर पाउंड। JPY जापानीज येन। अब यूरो को हम लोग डिनोट करते हैं EUR से। यूरो किसी एक कंट्री में यूज़ नहीं होता है। यूरो यूरोपियन संघ के कई सारी कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग इसलिए डिनोट करते हैं EUR से। आगे चलते हैं एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट पर। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आपको एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी के कितने यूनिट मिलेंगे। एक तरह से प्राइस होता है ये करेंसी का। मान लो आज आपके पास $1 है, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो इंडियन रुपीज़ में, तो $1 के बदले में आपको कितने इंडियन रुपीज़ मिलेंगे। आपको 50 रुपये मिल सकते हैं, 60 रुपये मिल सकते हैं, 70 रुपये मिल सकते हैं। अगर आपको एक $1 के बदले में 50 रुपये मिलते हैं, तो हमारा एक्सचेंज रेट हो गया $1 बराबर 50 रुपये। यानी $, और इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट हुआ 1 बराबर 50 रुपये। अगर 60 रुपये आपको मिलते हैं $1 के बदले में, तो हमारा एक्सचेंज रेट होगा $1 बराबर 60 रुपये। अगर 70 रुपये आपको मिलते हैं तो $1 बराबर 70 रुपये। ये है एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट। अब सवाल उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि $1 की कीमत 50 रुपये है, 60 रुपये है या 70 रुपये है। यानी हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किस तरह से करेंगे। अब एक्सचेंज रेट को ढूंढने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है कि गवर्नमेंट ही हमें डिसाइड करके बता दे कि $1 की कीमत कितने रुपए में होगी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक फॉरेन करेंसी के एक यूनिट की कीमत कितनी होगी। मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट आज फिक्स कर देती है कि एक $US की कीमत है 60 रुपये,
तो आपको जितने भी डॉलर मिलेंगे, आप फॉरेन में सामान बेचकर डॉलर लेकर आओगे, आप उसको एक्सचेंज करोगे रुपीज़ में, तो आपको $1 के बदले में 60 रुपये ही मिलेंगे। और ये फिक्स्ड रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर देती है। इसमें डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं रहता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि $1 की कीमत 60 रुपये है, तो वो उतनी ही रहेगी जब तक कि गवर्नमेंट उसको खुद चेंज नहीं कर देती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन करते हुए आपकी बुक में एक टर्म दे रखी है, गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? अब जब इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करने के लिए बैठेगी कि $1 की कीमत कितने रुपए है, हम उसको 50 रुपये फिक्स करें, 60 रुपये फिक्स करें, 70 रुपये फिक्स करें, तो ये डिसाइड करने में गोल्ड स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है। ये एक तरीका है गोल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट निकालने का। गोल्ड स्टैंडर्ड सोने के दाम पे फोकस करता है। अब मान लो यूएस में 1 ग्राम सोने की कीमत है $1, इंडिया में 1 ग्राम सोने की कीमत है 60 रुपये। तो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, हमारा एक्सचेंज रेट आ जाएगा $1 बराबर 60 रुपये। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखेंगे तो सोने का इस्तेमाल पैसे के तौर पे हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। हर कंट्री करती है। जिसके पास ज़्यादा सोना होता था वो ज़्यादा अमीर कंट्री होती थी। तो सोना एक ऐसी धातु है जिस पे हमारा सदियों से भरोसा बना हुआ है। इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड में सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो था वो 1973 के बाद पूरी तरह से बंद हो गया। अब कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो गोल्ड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कुछ ही कंट्रीज़ अभी भी फॉलो करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज़ होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर हम इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हम लोग डिमांड और सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, फिक्स नहीं करेगी कि एक्सचेंज रेट कितना है। अगर हमें डॉलर की कीमत निकालनी है तो हम लोगों को डॉलर की डिमांड देखनी पड़ेगी, डॉलर की सप्लाई देखनी पड़ेगी। अब जब भी हम लोग डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो जैसे ही डिमांड चेंज होगी, सप्लाई चेंज होगी, तो प्राइस भी बदलना चाहिए, यानी कि एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि ये बार बार चेंज होता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं रहता है। अब ये डिमांड और सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की, ये कहाँ से आती है? इसमें हम लोग यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें कोई सामान खरीदना है यूएसए से, यानी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम लोग गेहूँ मान लो वहाँ से खरीद रहे हैं। तो जब हम वहाँ से गेहूँ खरीदेंगे तो पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ेगी। वो कहेंगे कि हमें पेमेंट डॉलर में करो। आपके पास डॉलर नहीं है, आपके पास रुपी है, तो आप बैंक में जाओगे, बैंक वाले को जाकर बोलोगे कि मुझे डॉलर दे दो, उसके लिए मैं आपको रुपी पे करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें यूएस डॉलर दो, तो वहाँ से डिमांड क्रिएट होती है। उसके बाद अगर मान लो कोई भी इंडियन यूएसए में ट्रैवल करना चाहता है तो उसके लिए उसको डॉलर की ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ डिमांड करेगा। अगर किसी भी इंडियन कंपनी ने यूएसए से लोन ले रखा है तो रीपेमेंट भी डॉलर में ही होगी, तो उसके लिए हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, डॉलर की डिमांड करते हैं। अगर कोई फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मान लो यूएसए के स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो रुपीज़ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो डॉलर लेंगे, तो डॉलर की डिमांड फिर इंक्रीज़ हो रही है यहाँ से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से यूएस डॉलर की या फिर किसी भी तरह की फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आती है। अब सप्लाई देखते हैं। अगर हम लोग कोई सामान यूएसए में जाकर बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमें यूएस डॉलर मिलेंगे। अब यूएस डॉलर तो हमें मिल गए, हमारा कोई काम नहीं है, हमें रुपये चाहिए यहाँ पर इंडिया में खर्च करने के लिए। तो हम लोग फिर बैंक के पास जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये डॉलर ले लो और मुझे इसके बदले में रुपये दे दो, यानी हम यूएस डॉलर को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से सप्लाई क्रिएट होती है। अगर हमने अगर हमने यूएसए को किसी तरह का लोन दे रखा है, किसी भी इंडियन बैंक ने यूएससी कंपनी को लोन दे रखा है, तो उसकी जो रीपेमेंट आएगी वो डॉलर में वापस देंगे हमें। डॉलर में वापस देंगे तो बैंक उसका क्या करेगा, वो फिर उसको एक्सचेंज करना चाहेगा, वो सप्लाई क्रिएट करेगा यूएस डॉलर की कि हमारे पास यूएस डॉलर है, ये ले लो। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आना चाहता है तो वो डॉलर लेकर आएगा, वो डॉलर को खर्च नहीं कर सकता यहाँ पर, उसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो फिर बैंक में जाएगा, वो बोलेगा ये आप डॉलर ले लो
और इसके बदले में मुझे इंडियन रुपी दे दो, तो सप्लाई क्रिएट हो रही है। अगर कोई फॉरेनर इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, फिर उसको डॉलर उसके पास है, वो डॉलर की सप्लाई करेगा और इंडियन रुपी मांगेगा उसके बदले में, तो यहाँ से हमारी डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमारी डिमांड कितनी आ रही है यूएस डॉलर की और यूएस डॉलर की सप्लाई कितनी आ रही है। इसको हम लोग एक ग्राफ का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ निकालना चाहते हैं कि एक डॉलर की कीमत रुपीज़ में कितनी होगी, यानी हम लोग एक्सचेंज रेट निकालना चाहते हैं। तो ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है क्वांटिटी ऑफ यूएस डॉलर, इसकी डिमांड और सप्लाई। वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस रुपीज़ में। ये हमारी डिमांड है यूएस डॉलर की, ये हमारी सप्लाई है यूएस डॉलर की। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। ये हमारा एक्सचेंज रेट आ गया। अब मान लो किसी भी रीज़न की वजह से अगर सप्लाई इसकी कम हो जाती है, S1 पे पहुंच जाती है, तो हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो E1 पर आएगा, यानी $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब यहाँ हुआ क्या कि हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो $1 बराबर 60 रुपये से चेंज होकर $1 बराबर 70 रुपये पर आ गया है। यानी हमें $1 को खरीदने के लिए अब ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं। डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, इसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन, यानी किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना। और रुपये की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई है क्योंकि हमें $1 के लिए ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो रुपये की वैल्यू जब कम हुई है, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब भी डिमांड और सप्लाई की रीजंस की वजह से किसी भी करेंसी की वैल्यू अगर कम हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन तब होगा जब किसी भी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है डिमांड और सप्लाई में चेंज आने की वजह से। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हमेशा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही होगा, क्योंकि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन सिर्फ डिमांड और सप्लाई के रीजंस की वजह से होता है। अब हमने देखा था कि $1 की कीमत 60 रुपये से चेंज होकर 70 रुपये हो गई थी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई में चेंज आने की वजह से। यहाँ क्या हो रहा है, यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, यानी $1 के बदले में अब हमें ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो रुपए की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। अब हमें $1 के बदले में ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो इंडियन रुपए की वैल्यू कम हो गई है, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब सेम होता है कि वैल्यू को कम कर देना, लेकिन डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। यानी कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर अपनी होम करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया $1 बराबर 60 रुपये, उसको हमने बदल के कर दिया $1 बराबर 70 रुपये, यानी हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो गया। इंडियन रुपी जो है उसको हमने डीवैल्यू कर दिया है। डीवैल्यूएशन हमेशा गवर्नमेंट के कॉज की वजह से होता है, जब गवर्नमेंट अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देता है। अब हमें $1 के बदले में ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू, रुपए की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। उसी तरह रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन दोनों में अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है जब गवर्नमेंट अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चेंज कर देती है। एप्रिसिएशन होता है डिमांड और सप्लाई में चेंज आने की वजह से। एग्जाम्पल लेते हैं,
मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रखा था $1 बराबर 60 रुपये, उसको हमने बदल कर अब कर दिया है $1 बराबर 50 रुपये। अब यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हमारा एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। अब हमें $1 को खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, यानी कि रुपये की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। किसने की है? गवर्नमेंट ने, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन। आगे चलते हैं। हम न्यूज़पेपर में रोज़ देखते हैं कि रुपये की वैल्यू कम हो गई है, रुपये गिर गया है। उसका मतलब क्या होता है, उससे प्रभाव क्या पड़ता है? इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आज एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 60 रुपये। इंडिया ईरान से ऑयल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है। अब मान लो हमने इंपोर्ट किया ऑयल $1 का, तो ऑयल की पेमेंट करने के लिए हमें $1 चाहिए। वो $1 की कीमत कितनी है? 60 रुपये। हम ऑयल खरीदने के लिए आज 60 रुपये पे कर रहे हैं $1 का ऑयल खरीदने के लिए। अब अगर रुपये डिप्रिशिएट हो जाता है, यानी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, नया एक्सचेंज रेट हो जाता है $1 बराबर 70 रुपये। तो इंडिया जब ईरान से $1 के ऑयल को इंपोर्ट करेगा तो हमें उसके लिए 70 रुपये पे करने पड़ेंगे। हमारे जो इम्पोर्ट हैं वो महंगे हो गए हैं, अब हमें ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं उतने ही अमाउंट ऑफ ऑयल के लिए। तो यहाँ हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? हमारी इम्पोर्ट महंगी हो गई है। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन की वजह से इम्पोर्ट महंगी हो जाती है। जब भी रुपए की कीमत गिर जाएगी तो हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं अब हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी इम्पोर्ट महंगी हो गई है। अब डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हम देखेंगे एक्सपोर्ट पे, कि डेप्रिसिएशन की वजह से रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सचेंज रेट हमारा पहले था $1 बराबर 60 रुपये। इंडिया ईरान को मान लो टी सेल करता है, चाय बेचता है $1 की, तो उसको चाय बेचने के बदले में $1 मिलेगा। हमें एक्चुअली कितने मिल रहे हैं? 60 रुपये। अब अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, रुपये डिप्रिशिएट हो जाता है, अब हमारा एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 70 रुपये। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे $1 की, उसके बदले में अब हमें 70 रुपये मिल रहे हैं, यानी इंडिया को मुनाफा हो रहा है। प्राइस उतना ही है, डॉलर की वैल्यू चेंज हो गई, रुपये की वैल्यू चेंज हो गई, उसकी वजह से अब हमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन की वजह से या डीवैल्यूएशन की वजह से जब भी रुपये की वैल्यू कम होती है तो हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है, हमें मुनाफा ज़्यादा होता है, और इम्पोर्ट हमेशा महंगी हो जाती है, वहाँ हमें नुकसान होता है। ये इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसको समझने के बाद अगर आप चैप्टर को रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैप्टर नंबर 16 में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट तक स्टडी कर लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।